गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो 1 जनवरी 2021 पे हम पहुंच चुके हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप अच्छे से न्यू ईयर को सेलिब्रेट करेंगे। अपनी जो स्टडीज है उसको कंसिस्टेंट वे में आप कंटिन्यू जरूर रखेंगे। तो यहाँ पर हम 10 टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं 1 जनवरी को द हिंदू पीआईबी से। और उससे पहले एक शॉर्ट मोटिवेशन स्टोरी जो है वो मैं आपको बताऊंगा और कैसे आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। एक बार एक इंडिविजुअल काफी परेशान होता है और वो एक बाबा से मिलने के लिए जाता है। तो यहाँ पर बाबा को वो कहता है कि बाबा, मुझे काफी सारे लोग अलग अलग तरीके की डायरेक्शंस देते हैं, हिदायतें देते हैं। कुछ लोग मेरे को असेस करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यस तू लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। ऑन द अदर हैंड काफी सारे लोग नेगेटिव चीजें भी बोलते हैं। वो कहते हैं कि तू जो है कुछ भी लाइफ में नहीं कर पाएगा या नहीं कर सकता है। अगर तू किसी भी चीज को ट्राई करेगा तो वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग लोग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके की चीजें मेरे बारे में बोलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं और किन की बात मानूं और किन की बात सही है। मैं खुद कंफ्यूज हो चुका हूं। तो जो बाबा होते हैं वो इसको एक पत्थर देते हैं, एक काफी ब्राइट सा पत्थर देते हैं और कहते हैं कि ये जो पत्थर है ये तू मार्केट में लेके जाओ और इसे सेल करने की कोशिश कर। लेकिन तेरे को ये सेल करना नहीं है। यू जस्ट आस्क द अदर पर्सन कि वो कितने का खरीदेंगे। आपको बेचना नहीं है, आप सिर्फ ये पूछेगा कि इसकी कीमत आप कितनी लगाते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल होता है ये पहले एक वेजिटेबल सेलर के पास जाता है। तो वेजिटेबल सेलर कहता है कि ठीक है, इस पत्थर के बदले मैं आपको 1 kg पोटैटो जो है वो दे दूंगा। फिर ये एक फ्रूट सेलर के पास जाता है। वो कहता है कि इसके बदले मैं आपको 10 kg एप्पल दे दूंगा, मुझे ये पत्थर ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है। देन ये एक बिजनेसमैन के पास जाता है, उसको पत्थर पसंद आता है। वो कहते हैं ठीक है, इसके बदले मैं आपको 10 लाख दे सकता हूं, अगर आपको चाहिए तो बताएं। तो ये कहता है कि नहीं 10 लाख ठीक है, बट मुझे बेचना नहीं है। देन ये एक वहां के सबसे बड़े जोहरी जो होता है, जो ज्वेलर होता है, उसके पास जाता है और वो इसको जब अच्छे से देखता है, पत्थर को अपने मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखता है, देन डिफरेंट डिफरेंट एरिया से इसे मेजर करने की कोशिश करता है। उसके बाद कहता है देखिए इसकी कीमत तो मैं लगा ही नहीं सकता हूं और ना ही मैं इसको पे कर सकता, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो इतनी ज्यादा है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी भी बेच दूं तो भी मैं इसको नहीं खरीद पाऊंगा। ये सुन के इंडिविजुअल जो है बहुत खुश भी होता है और वापिस आ जाता है। तो यहां पर वो बाबा को ये पूरा का पूरा किस्सा बता देता है कि इस तरीके से मैंने इसे बेचने की कोशिश करी पत्थर को, और अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग कीमत लगाई। कोई 10 लाख देने के लिए तैयार था, कोई 1 किलो पोटैटो देने के लिए तैयार था, और किसी ने तो ये कहा कि इसकी कीमत तो मैं लगा ही नहीं सकते, तो अपने आप में ही अनमोल है। तो यहाँ पे जो बाबा है वो इसको यही कहते हैं, देखिए इस पत्थर की तरह जो तुम हो, तुम भी एक अनमोल चीज हो। यहां पर लोग कोशिश करेंगे अलग अलग तरीके से तुम्हारी वैल्यू लगाने की। हो सकता है कुछ लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करें, नेगेटिव चीजें बोले, तुम्हारी कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज के अंदर विश्वास ना करें। बट यू ऑल्सो नीड टू बियर दिस थिंग माइंड कि जब आप सही लोगों के पास जाते हो, सही लोगों के एक सही पॉजिटिव एनवायरमेंट में रहते हो, तभी आपको अपनी असली वैल्यू जो होती है वो समझ में आती है। जैसे कि जब ये पत्थर को बिल्कुल सही राइट पर्सन के पास, ज्वेलर के पास लेके जाया गया, तो ही इसकी सही वैल्यू हमें पता चली। तो यहां पर यूपीएससी के अंदर भी ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं आपकी परफॉर्मेंस को लेकर या फिर आपको लेकर, कुछ लोग नेगेटिव बोलेंगे, कुछ लोग पॉजिटिव बोलेंगे, बट आपको आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए। एज लॉन्ग एज आपको पता है कि यस यू हैव द कैपेसिटी, आपको पता है दैट यू आर इनवैल्यूएबल, आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटीज है। दूसरे लोग क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इवेंचुअली जब आप एग्जाम क्रैक करेंगे तो डेफिनेटली यूपीएससी तो आपका नाम लिस्ट में डालेगा ही ना। तो जो लोग आपके बारे में नेगेटिव बोला करते थे उनको ये चीज समझ में आ जाएगी दैट यू ऑलवेज हैड दिस कैपेसिटी एंड दैट्स व्हाई यू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो अपनी जो वैल्यू है उसको समझने की कोशिश करें, दूसरों की जो एस्टिमेट्स होते हैं उनके ऊपर प्लीज मत जाएं। चलिए 10 टॉपिक्स जो डिस्कस करने हैं वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में देखेंगे। देन नेक्स्ट सहायक आउटर स्पेस एनीमिया ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेशनल समिट ऑन गुड एंड रेप्लिकेबल प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशन के बारे में देखेंगे। हाईएस्ट मेटीरियोलॉजिकल सेंटर वी शिफ्ट इकोनॉमिक रिकवरी क्या होती है ये भी न्यूज में दिया गया था। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपका कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम मुझे कर सकते हैं @prince_luthra के ऊपर, दिस इज द एड्रेस। एंड अभी नए जो मेंबर्स हैं हमारे उनको वेलकम कर लेते हैं जिन्होंने जो 50% डिस्काउंट 2021 कूपन को यूज करके हमारी वेरियस सीरीज को ज्वाइन किया है। चलिए, तो नम्रता ने, नितिन SK सोनिया ने, अमित, अभिषेक, वर्तिका, तारिक एंड अतुल ने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है। सो वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। काफी सारे लोगों ने 200 डेज की जो सीरीज है उसे सब्सक्राइब किया है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि अपनी डे वाइज प्रिपरेशन जो है वो आप कंटिन्यू रखिएगा, उसे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए, जो लोग नए जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए बता देता हूं कि आपको यहाँ पे मिनिमम 6 क्वेश्चन करेक्ट करने की कोशिश करनी है। अगर लेस देन 6 करेक्ट करते हैं तो आप दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। 6 या इससे ज्यादा करेक्ट करते हैं देन आप सेफ जोन के अंदर है, 24 आवर्स में एक बार रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में पूछा है कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ईडी को लेकर पहली स्टेटमेंट है, इट वाज फाउंड विद द पर्पस ऑफ हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वायलेशन अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो फेरा होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को फेरा ही कहते हैं ना। सो फेरा के अंदर जो वायलेशन होता है उसको हैंडल करने के लिए इसको बनाया गया था। इट फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डीईए के अंडर में ये काम करता है, हो सकता है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। सोचे, चलिए, तो रिसेंटली ईडी न्यूज में था क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक ऑर्डर जो है वो इश्यू किया है और कहा है कि काफी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो फॉर्मर जेएनके के जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी अटैच करने के लिए कहा गया है। ये कहा गया है कि ये जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज है इनको जो अटैच किया जा रहा है, दे वर एक्वायर्ड इन कनेक्शन विद अलेज्ड मनी लॉन्ड्रिंग का उसके अंदर रोल था, उसके थ्रू ये जो प्रॉपर्टीज थी एक्वायर करी गई थी जेकेसीए केस के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन केस के अंदर। देखिए जो पूरा केस है इसमें नहीं जाएंगे, कंट्रोवर्शियल है, पॉलिटिकल है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ईडी का रोल, क्योंकि देखिए सिविल सर्वेंट्स कहां पे इन्वॉल्व होंगे, सिविल सर्वेंट्स ईडी के अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो ईडी कब बनी, हेडक्वार्टर कहां पर है, किस मिनिस्ट्री किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पे हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है, बिल्कुल करेक्ट है। और यहां पे जब भी वायलेशन होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का, तो इस तरीके के केसेस ईडी डील करता है। लेकिन ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर नहीं आता है। जब इसे बनाया गया था 1956 के अंदर, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता था, लेकिन बाद में इसे शिफ्ट कर दिया गया। कब? 4 साल के बाद 1960 में। कहां पे? 1960 में से शिफ्ट कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर। ठीक है, तो पहले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में आता था, अभी कहां आता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। ध्यान रखिएगा, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं जो कि मिसाइल सिस्टम को लेकर है, आकाश मिसाइल सिस्टम को लेकर पूछा गया। बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है, इट इज अ वेरी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल एरियाज एंड वल्नरेबल पॉइंट्स फ्रॉम एयर स्ट्राइक्स। तो ये कौन सी मिसाइल है? सरफेस टू एयर, सरफेस से एयर जाने वाली मिसाइल है, और ये किसको प्रोटेक्ट करती है? वल्नरेबल एरियाज को प्रोटेक्ट करती है। इट कैन साइमल्टेनियसली एंगेज मल्टीपल टारगेट्स इन ग्रुप मोड। तो ग्रुप मोड के अंदर ये मल्टीपल टारगेट्स को लॉक कर सकती है। इट इज डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इजराइल एरोस्पेस। तो डीआरडीओ ने इजराइल एरोस्पेस के साथ मिलकर इसे बनाया है। सोचिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो एक काफी अच्छी न्यूज थी और ये मेंस के अंदर आप जरूर मेंशन करिएगा जब इंडिजिनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। हम काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि जो प्रोडक्शन है, जो हम डिफेंस कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन हमारी कंट्री के अंदर हो और हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी आ जाए कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारी कंट्री को तो मिले ही मिले, साथ में हम उसे एक्सपोर्ट भी कर पाए। क्योंकि आप जानते हैं जब भी डिफेंस डील्स होती हैं, डिफेंस डील्स की कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर होती है। जब जैसे हमने फाइटर जेट्स भी अभी जो यहाँ पे रिसेंटली राफेल को लिया था, तो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें पे करना पड़ा था। इस तरीके से जो कंट्री इस तरीके के प्रोडक्ट बनाकर बेचती है उनको काफी ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिल जाता है। और हमने यहां पर आकाश मिसाइल सिस्टम जो है, हमारी बेसिकली कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि जो आकाश मिसाइल सिस्टम है इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसके लिए कमेटी भी बनाई है ताकि फास्टर अप्रूवल हो सके एक्सपोर्ट का। काफी सारी कंट्रीज जैसे रशिया है, यूएस है, इजराइल है, ये अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है और उससे काफी ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न करती है। तो यहाँ पे ये पूरी न्यूज थी। आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आकाश नाम में ही आकाश है, तो कहां जाएगी? आकाश की तरफ ही जाएगी। तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, कुछ इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अदरवाइज काफी सारी मिसाइल्स हैं, पृथ्वी है, नाग है, आपकी आकाश भी हो गई, तो कंफ्यूजन हो सकता है। अग्नि भी आपके पास है कि कौन सी सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर। तो ध्यान रखिएगा, जो जमीन से आकाश की तरफ जाने वाली है, मतलब सरफेस टू एयर है, वो आकाश मिसाइल है। नाम में ही आकाश आ जाता है। तो लेकिन ये आपकी जो मिसाइल है ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ना कि लॉन्ग रेंज। इस वजह से ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे ही गलत हुई, आपने ए और बी को एलिमिनेट किया, इट मींस सेकंड स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो जाएगी। ये मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकती है, बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं, क्या इसे डीआरडीओ ने बनाया? तो ये डीआरडीओ ने तो इसे बनाया है, लेकिन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल के साथ मिलकर बनाया है, इजराइल एरोस्पेस के साथ मिलकर नहीं बनाया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा, इसका जो मल्टीपल टारगेट्स का मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके से होता है। ग्रुप मोड के अंदर इसे लॉन्च करते और आप इसे मल्टीपल टारगेट्स को फायर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कहां पे लोकेट करती है, ये भी देखेंगे। इट इज लोकेटेड इन गुजरात, ये गुजरात में लोकेट करती है, हो सकता है। इट वॉज कॉल्ड द
डमकल सेंचुरी एंड वाज क्रिएटेड स्पेशली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्लॉथ बियर। बेयर्स जो है, भालू जो है आपकी, उनके प्रोटेक्शन के लिए इसे लाया गया था और पहले इसे दमकल सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता था। थर्ड स्टेटमेंट, इट शेयर्स अ कॉमन बाउंड्री विद मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ ये अपना जो बॉर्डर है उसे साझा करते हैं। बेसिकली इसकी जो बाउंड्री है वो दोनों इन प्रदेशों के अंदर भी जाती है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली ट्राइबल कम्युनिटीज ने प्रोटेस्ट किया है। सेंटर ने बेसिकली एक नोटिफिकेशन निकाला था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और कहा था कि 121 विलेजेस जो कि शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास एग्जिस्ट करते हैं नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनको इको सेंसिटिव जोन बना दिया गया है। और ये चीज ट्राइबल ने प्रोटेस्ट करी, इस चीज का अपोजिशन किया, इस पर्टिकुलर डिसीजन का। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट उस रीजन को जो 121 गांव भी इसके अंदर आ रहे हैं, इको सेंसिटिव जोन बना रही है, लेकिन ट्राइबल जो है वो इस चीज के लिए मना कर रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं इको सेंसिटिव जोन बनेगा तो सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटीज वहां पर मना कर दी जाएंगी, लेकिन हो सकता है ट्राइबल उस तरीके की एक्टिविटीज करना चाह रहे हो जिसमें जो आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है वो भी यूज करा जाता है, देन अलग तरीके से एग्रीकल्चर किया जाता है जिसमें स्लैश एंड बर्न भी इंक्लूडेड होता है। कुछ इस तरीके की चीजें जो है अपोजिशन का कारण बनती है। चलते हैं अभी एक बार मैप पे देख लेते हैं इसको, शूलपनेश्वर। सो ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट यहां पर है एंड दिस इज शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉर्डर है एमपी और आपका जो महाराष्ट्र है, दोनों से ये बेसिकली इसका बॉर्डर टच करता है, कॉमन बाउंड्री शेयर करता है। तो बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी गुजरात में नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। एंड इट वॉज कॉल्ड द दमकल सेंचुरी एंड वॉज क्रिएटेड किसकी प्रोटेक्शन के लिए, स्लॉथ बियर्स की प्रोटेक्शन के लिए, भालू की प्रोटेक्शन के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है सहायक एनजी विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज। तो सहायक एनजी क्या है, क्या कोई सेक्रेट टेक्स्ट है, ये एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है, किसी तरीके का शिप है, या फिर कोई और चीज है, नन ऑफ द अबव। सोचें। चलिए, रिसेंटली डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन नेवी, उन्होंने सक्सेसफुल मेडन टेस्ट किया है सहायक एनजी का। ये बेसिकली एयर ड्रॉपेबल कंटेनर होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। आंसर तो वैसे आपका यहां बी हो जाएगा, देखने में कुछ इस तरीके से लगता है। अब इसका इस्तेमाल क्या किया जाता होगा, देखिए सहायक एनजी जो है इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप एयर ड्रॉप्ड कंटेनर है। इसमें क्या होगा, नेवी के जो वेरियस ऑपरेशन लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज होती है उसको एनहेंस किया जाएगा। अदरवाइज क्या होता था, जो आपकी शिप्स होती थी उसको कोस्टल रीजन पे आना पड़ता था सामान को लेने के लिए, स्पेयर्स एंड स्टोर्स को लेने के लिए। लेकिन जब ये जीपीएस अनेबल्ड कंटेनर्स को ऊपर से ही फेंक दिया जाएगा, एयर से ड्रॉप कर दिया जाएगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी चीजें चाहिए होंगी, जो भी स्पेयर्स चाहिए होंगे, वो इसके अंदर ही डाल दिए जाएंगे। इसकी जो कैपेबिलिटी है वो अराउंड 50 केजी के आसपास है। सो इट कैन कैरी अ पेलोड ऑफ 50 केजी, अराउंड 50 केजी तक का जो सामान होता है वो एयर ड्रॉप किया जा सकता है इस कंटेनर के अंदर। जीपीएस अनेबल्ड है तो गुम होने का भी डर नहीं, इसे लोकेट किया जा सकता है। तो शिप्स जो है उनको वापस आने की जरूरत नहीं है, उनको एयर ड्रॉप करके जो भी स्टोर्स और स्पेयर्स चाहिए होते हैं वो प्रोवाइड करे जा सकते हैं इसके अंदर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीपीआरडी को लेकर है। पूछा कि बीपीआरडी को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन सही है। इट इज एस्टैब्लिश अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए के अंदर इसे एस्टैब्लिश किया गया है। सेकंड, इट रिप्लेस द पुलिस रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल, पीआरएसी को इसने रिप्लेस किया है और इसका जो बेसिकली हेल्प करता है पुलिस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए करता है। सोचिए। चलिए, तो अभी अगस्त 2020 लास्ट ईयर हमने इसका जो 50th फाउंडेशन डे जो था वो सेलिब्रेट किया था, और तब भी मैंने ये जो न्यूज थी आपसे डिस्कस करी थी और तब अलग से मैंने आपको स्टेटमेंट्स दी थी। रिसेंटली ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसने एक डेटा जो है पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो रिलीज किया, इसी वजह से पूरी न्यूज दे रखी थी न्यूज़पेपर के अंदर। बात करी जाए बीपीआरडी के लिए तो यस, इट इज एस्टैब्लिश अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए के अंडर में आता है और इसने पीआरएसी को रिप्लेस करके अपनी जगह बनाई है। साथ में 1970 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था और इसका मकसद जो था वो पुलिस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना था। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है, डी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो न्यू ईयर सेल जो आपकी चल रही है उसमें जो 2021 कूपन है उसे जरूर यूज करिएगा 50% डिस्काउंट के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जनवरी इसी महीने से ही, जनवरी 2021 से ही जो प्राइजेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो इससे पहले कि जो प्राइजेस है वो इंक्रीज हो जाए, आप जो भी आपको सीरीज जो सब्सक्राइब करनी है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको बेसिक जो है क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज और मिशन 2022 के बारे में बता देता हूं। बोथ द सीरीज हमारी अभी तक की बेस्ट सीरीज है और जो दोनों ही सीरीज है काफी सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए बनाई गई है।
इनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अंदर जो आपसे एक्सपेक्टेशन करी जाती है वो ये है कि डेली बेसिस पे जो असाइनमेंट्स आपको दिए गए हैं वो आप अपने कंप्लीट करेंगे। रेगुलर असाइनमेंट्स के साथ साथ सेल्फ स्टडी के अंदर आपको क्या पढ़ना है वो भी इसके अंदर मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूं, सो दैट 4 घंटे 5 घंटे के असाइनमेंट करने के बाद जो बाकी का टाइम बचता है वो आपका सही तरीके से यूटिलाइज हो सके। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर कोई चांस नहीं लेना चाहते और इसे एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर इंश्योर करना चाहते हैं कि एग्जाम जो है उसके अंदर आपको सक्सेस मिले, सो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप 2021 के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं। और अगर आप 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मिशन यूपीएससी 2022 को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिफोर द प्राइसेस गो अप, जो कि इसी महीने हो जाएंगे। चलिए, रिसेंटली किस कंट्री के साथ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है, किस चीज के ऊपर, ताकि कॉपरेशन करी जा सके आउटर स्पेस का पीसफुल यूज करने को लेकर। तो आउटर स्पेस का जो यूज है वो पीसफुल तरीके से किया जाएगा। ये जो एक पर्टिकुलर एमओयू है साइन किया गया अभी किसके साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी, भूटान या फिर वियतनाम, सोचें। चलिए, तो रिसेंटली ये जो अग्रीमेंट है ये साइन किया गया, एमओयू जो है भूटान के साथ साइन किया गया। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान, ताकि आउटर स्पेस को लेकर जो कॉपरेशन है वो दोनों कंट्रीज कर सके। तो सी इसका करेक्ट आंसर है इस नोट को, कि हमने ये जो अग्रीमेंट, ये जो एमओयू किया है, जहां पे आपके इंडिया और भूटान रिलेशंस के ऊपर आपने जो नोट्स होंगे बना रखे होंगे वहां पर ऐड कर लीजिएगा, सो दैट अगर मेंस में इंडिया और भूटान के रिलेशन के बारे में बात करी जाती है तो एक पॉइंट आपका इस एमओयू जो कि रिसेंटली न्यूज में था इसको लेकर भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं एनीमिया को लेकर। पूछा गया एनीमिया को लेकर बताएं इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका गलत है। पहली स्टेटमेंट कहती है द कंडीशन ऑफ एनीमिया इज हैविंग अ लोअर देन नॉर्मल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है और साथ में जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका नंबर भी नॉर्मल से कम होता है। सेकंड कहती है डाइट विच डज नॉट कंटेन इनफ आयरन इज अ कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया। एनीमिया जो होता है जब आपकी डाइट के अंदर आयरन की कमी होती है तब इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। सोचिए। चलिए, देखिए आपने सुना होगा बार बार गवर्नमेंट इस चीज के बारे में कहती है कि हम आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि जो विमेन है उनके अंदर से एनीमिया का इश्यू को खत्म किया जा सके। तो यहीं से पता चल जाता है कि आयरन की कमी से ये प्रॉब्लम होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपकी ठीक हो जाती है। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। तो यस, इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं और हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो भी कम हो जाती है। मैंने आपको अगर याद हो जो अभी हमने लेक्चर डिस्कस किया था अनअकैडमी के ऊपर, तो वहां पे मैंने आपको बताया था NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो था उसका भी 2019 और 20 का जो डेटा निकाला गया था उसके अंदर भी ये चीज कही गई है कि इंडियन विमेन जो है और जो यहाँ पे बच्चे हैं उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, एक नॉर्मल लेवल से भी काफी ज्यादा है। तो काफी बड़ा नंबर जो है वो इस प्रॉब्लम से ग्रसित है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। तो पूछा है इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट तो कुछ भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। तो ये आपके नॉर्मल, एक आप कह सकते हैं नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स होते हैं तो इतने होते हैं, और जो एनीमिया एनीमिक लोग जो होते हैं उनके रेड ब्लड सेल्स की जो आप क्वांटिटी है वो देख सकते हैं कम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक समिट के ऊपर है जो कि गुड रेप्लिकेबल प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशन को लेकर, और पूछे आपसे कि बताएंगे इसको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज हेल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया है, और जो पहली ऐसी समिट हुई थी वो श्रीनगर के अंदर हुई थी। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो नेशनल समिट ऑन गुड रेप्लिकेबल प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ना कि कंज्यूमर अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है इसे। डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने डिजिटली इनॉग्रेट किया है 7th नेशनल समिट ऑन गुड रेप्लिकेबल प्रैक्टिसेस को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। डॉक्टर वर्धन ने लॉन्च करते हुए बेसिकली एक HMIS दैट इज न्यू हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसको भी लॉन्च किया है, और यहाँ पे टीबी को लेकर, टीबी सर्विसेज को लेकर गाइडलाइंस भी इसके अंदर दी गई थी। तो ये पहली जो समिट थी क्या श्रीनगर के अंदर हेल्ड करी गई थी, तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है। पहली स्टेटमेंट जो है मिनिस्ट्री का नाम वो गलत दिया हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ का एक इमेज जो है वो दिखा देता हूं आपको। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, HMIS के बारे में न्यू हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसको यहां पर लाया गया है अलोंग विद द ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर ट्यूबरक्लोसिस सर्विसेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है पूछ रहा है हाईएस्ट मीटेरोलॉजिकल सेंटर के बारे में। पूछा गया कि ये जो पर्टिकुलर सेंटर है इंडिया के अंदर कहां पे लोकेट करता है। रिसेंटली न्यूज में था, क्या ये सिक्किम में है, लद्दाख में, JNK में, अरुणाचल प्रदेश में, सोचे। चलिए, तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस ने हाईएस्ट मीटेरोलॉजिकल सेंटर दैट इज HMC या फिर MC इंडिया के अंदर कहां पे लॉन्च किया, लद्दाख के अंदर। ठीक है, बी हमारा यहां पे आंसर हो जाएगा।
और ये जो सेंटर बनाया गया इससे फायदा क्या होगा, देखिए जो इंडिया का हाईएस्ट मेटीरियोलॉजिकल सेंटर है, इसके बाद इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो स्पेशलाइज्ड वेदर फोरकास्ट, ट्रैफिक मूवमेंट हाईवेज के ऊपर जो होती है, एग्रीकल्चर को लेकर जो वेरियस इंफॉर्मेशन दी जाती है, डिफेंस पर्सनल को जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो अब लद्दाख सेंटर से भी दी जा सकेगी। बेसिकली आपका जो लेह लद्दाख के अंदर ये सेंटर खुला है, ये सेकंड सेंटर है अपने आप में। इससे पहले एक सेंटर था, वो था ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी बता दी कि क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं डिफेंस सेक्टर को, हाईवे, एग्रीकल्चर और आपका ट्रैफिक मूवमेंट, वेदर फोरकास्टिंग के अंदर। और इसकी जो लोकेशन है वो भी मैंने आपको बता दी, और जो फर्स्ट सेंटर था वो भी कहां पर था ये भी मैंने आपको बता दिया। कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है इसको लेकर। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर कहती है कि इट रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ अ चार्ट ऑफ इकोनॉमिक मेजर इकोनॉमिस्ट क्रिएट व्हेन एग्जामिनिंग रिसेशन एंड रिकवरीज। तो ये क्या दिखाता है, ये जो बेसिकली चार्ट होता है ये चीज बताता है कि रिसेशन और जो रिकवरीज हैं उस टाइम पे क्या क्या मेजर्स लिए गए, रिसेशन जो है उसका ड्रॉप कैसे था, रिकवरीज किस तरीके से करी गई, इस पूरी चीज के बारे में जानकारी मिलती है। सेकंड, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल एंड सस्टेन्ड रिकवरी। इसके अंदर जो रिकवरी होती है वो ग्रेजुअल होती है लेकिन सस्टेन्ड होती है। और इकोनॉमिक जो परफॉर्मेंस होती है ये दिखाया जाता है कि एकदम से जब गिरावट हुई थी उसके बाद इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है उसको मेजर इसके अंदर किया जाता है। सोचें इसके बारे में, फिर करेंगे डिस्कशन। चलिए, तो रिसेंटली जो हमारे फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया कैन पोटेंशियली बिल्ड अपॉन 3 पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। कौन कौन से हैं वो 3 पॉजिटिव एस्पेक्ट्स? पहला है रूरल पुश, सेकंड है फेडरलिज्म और तीसरा है कंज्यूमर बेस। ठीक है, अब यही चीजें आपको मेंस के अंदर भी लिखनी है वहां पर, लेकिन आपको फॉर्मर आरबीआई गवर्नर ने ऐसा कहा है ये नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है इकोनॉमिक रिकवरी के लिए तो आप इन 3 चीजों को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, बात करें जब वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी की, तो एक बार इसका जो ग्राफिक है वो देख लीजिए। तो वी शेप्ड रिकवरी में होता क्या है, देखिए यहां पे आपका जैसे रिसेशन आता है तो यहां पे नीचे आपकी कर्व जा रही है, उसके बाद ये रिकवरी वाला फेज है, यहां से आपकी रिकवरी होना शुरू हुई है। लेकिन देखिए जैसे एकदम से रिसेशन आया था और जो आप देख रहे हैं कि कर्व जो थी वो नीचे की डायरेक्शन में चली गई थी, उसी तरीके से जब रिकवरी आनी शुरू हुई उतनी ही तेजी से रिकवरी यहां पे हुआ है, जो कर्व है उतनी ही तेजी से ऊपर भी गई है। अगर कुछ इस तरीके से होता फिर हम कहते कि रिकवरी कैसी है, ग्रेजुअल है, एकदम से नहीं है। लेकिन देखिए जितनी ही तेजी से गिरावट आई उतनी ही तेजी से ऊपर भी ये गया, मतलब जितनी तेजी से रिसेशन आया उतनी तेजी से रिकवरी भी हुई। तभी यहां पर आपकी जो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाती है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जहां पे कहा है कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल एंड सस्टेन्ड रिकवरी। देखिए रिकवरी सस्टेन तो होती है क्योंकि वापस से देखिए उसी पोजीशन पे आ रहे हैं हम, यहां से हमने शुरू किया था, फिर नीचे गिरे, फिर ऊपर गए और फिर वापस से सस्टेन मैनर में आगे बढ़ते गए। सस्टेन तो है, लेकिन क्या ये ग्रेजुअल है? नहीं, ग्रेजुअल होती तो कुछ इस तरीके से होती, गिरती एकदम से और फिर धीरे 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 ऊपर तक आती और फिर अपनी वापस ट्रेजेक्टरी के अंदर चली जाती। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम तरीके से गिरी और उसी तरीके से वापस आई। तो यहां पे जो रिकवरी है वो क्विक होती है, ग्रेजुअल नहीं होती है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी हम 2 मिनट के अंदर एक्टिव रिवीजन करेंगे और इसके आंसर जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आप मुझे लाइव देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में साइड में जो आपका लाइव सेक्शन है वहां पर देंगे, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक्टिव रिवीजन। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को लेकर पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, मुझे जल्दी से बताएं कि ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है। मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर इसका लोकेट करता है। किसी भी तरीके का फेरा को लेकर वायलेशन होता है तो भी इसका रोल आता है। और रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर का केस था उसके कंसर्निंग ईडी न्यूज में है और फॉर्मर जेएनके के जो सीएम है वो भी न्यूज में है। यहां पर मैंने आपको बताया था कि पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में आता था, लेकिन अभी इसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर शिफ्ट कर दिया था 1960 के अंदर। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारा डिस्कशन जो हुआ था वो था आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में। जल्दी से बताएं, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, किस तरीके की मिसाइल है। ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ये तो मैंने आपको बताया था, और ये बनाई गई है डीआरडीओ के द्वारा। किसके साथ? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर। मल्टीपल टारगेट्स को लॉक इसके अंदर किया जा सकता है और क्योंकि नाम में ही आकाश है तो ये आकाश की तरफ जाती है, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर की तरफ जाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा डिस्कशन हुआ था शुल्पनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर। जल्दी से मुझे बताएं कौन से स्टेट के अंदर ये लोकेट करती है। यहां पर ट्राइबल्स का भी इशू हो गया था, ट्राइबल्स और स्टेट के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स इस चीज को लेकर है। सेंटर ये चाह रहा है कि इको सेंसिटिव जोन जो है उसको यहां पर बनाया जाए, लेकिन जो ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग हैं वो इस चीज को नहीं पसंद कर रहे हैं। स्लोथ बियर की प्रोटेक्शन के लिए यहां पे खासतौर पर इंतजाम करके रखे हुए हैं और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ भी इसकी बाउंड्री कॉमन है। तो ये लोकेट करता है कहां पे? नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के अंदर। चलिए फिर हमारा डिस्कशन हुआ था सहायक एनजी को लेकर। क्या था ये? जल्दी से मुझे बताएं। मैंने आपको बताया था एयर ड्रॉपेबल
आपका कंटेनर है जिसके अंदर कितना इसके अंदर सामान भेज सकते हैं, स्पेयर्स और स्टोर्स की बात करी थी, कितने केजी तक भेजा जा सकता है, जल्दी से बताएं। तो ये इंडिजिनसली डेवलप किया गया है और शिप्स को बार बार आप कोस्ट पे आने की जरूरत नहीं है, ये एयर ड्रॉप करके सामान को पहुंचाया जा सकता है। 50 केजी का पेलोड इसके अंदर रहने वाला है। फिर हमने बीपीआरडी के बारे में डिस्कशन किया था। बीपीआरडी जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है मुझे बताएं। लास्ट ईयर हमने इसका 50th फाउंडेशन डे जो था अगस्त के महीने में मनाया था और मैंने तब भी आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था पुलिस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन कैसे करना है, उसके बारे में इसके अंदर बात करी जाती है। इसने PRAC को, दैट इज पुलिस रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल को रिप्लेस किया है। यहां पे मिनिस्ट्री जो इन्वॉल्व है बिल्कुल यहां पे करेक्ट दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चलिए देन इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कशन किया था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा था रिसेंटली कौन सा ऐसा नेशन है जिसके साथ हमने आउटर स्पेस को लेकर MOU साइन किया है। तो यहां पे मैंने आपको बताया था भूटान इज दैट नेशन और मीन्स के अंदर इसे जरूर आप मेंशन करिएगा। देन एनीमिया के बारे में जल्दी से बताएं, कौन से ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जिनकी संख्या है कम हो जाती है, एनीमिया की प्रॉब्लम। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का भी कहना है कि हमारे यहाँ पे जो चिल्ड्रन है, बच्चे जो है और जो यहाँ की महिलाएं हैं इंडिया के अंदर खासतौर पर, उनके अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और इसमें रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है और इसको ठीक करने के लिए आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स हैं वो गवर्नमेंट फ्रीली प्रोवाइड करती है। तो आयरन की कमी होने से ये इश्यू को फेस करना पड़ता है, एनीमिया की प्रॉब्लम को। चलिए देन वी डिस्कस्ड अबाउट नेशनल समिट ऑन गुड एंड रेप्लिकेबल प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशन। इसकी जो अभी रिसेंटली एक समिट करी गई थी, डॉक्टर हर्षवर्धन जो थे उन्होंने इनोग्रेट किया था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये मुझे बताएं। पहली समिट जो थी वो श्रीनगर में करी गई थी, जल्दी से बताएं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के अंडर में आता है। पहली समिट श्रीनगर में 2013 में करी गई थी और अभी 7th नेशनल समिट जो है करी गई है 2020 के अंदर। फिर हमने डिस्कशन किया था इसके बाद हाईएस्ट मेटेरियोलॉजिकल सेंटर का लेह लद्दाख में इसे बनाया गया है और इससे काफी हेल्प मिलेगी। किस किस एरियाज को हेल्प मिलने वाली है जल्दी से मुझे बताएं। अच्छा चलिए वो मैं आपको बताता हूं, आप मुझे बताएं पहला सेंटर जो था वो कहां पे बताया था, उस मेरे को सिटी का नाम भी बताइएगा, स्टेट का नाम भी बताइएगा। ये जो अपनी सर्विसेज है ये प्रोवाइड करेगा ट्रैफिक मूवमेंट के लिए, हाईवेज के ऊपर, एग्रीकल्चर के अंदर, डिफेंस पर्सनल के अंदर, उनको भी हेल्प करी जाएगी। वेदर फोरकास्टिंग के अंदर भी काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी। पहला जो सेंटर था ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर बनाया गया था। लास्ट में हमने वी शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी के बारे में देखा था। मैंने आपको वी शेप्ड भी दिखाया था और ये भी बताया था कि जो रिकवरी है इसके अंदर काफी क्विक होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन आंसर करना है आपको वो बताइएगा मुझे। डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा डेवलप किया गया, DOP किसके द्वारा डेवलप किया गया, ये प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। मेंस का क्वेश्चन मैं आपको विद इन अ मिनट देता हूं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। So here the question is, as per NFHS, anemia is a problem faced by our society, particularly women and children. तो हमारी सोसाइटी के अंदर as per नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो एनीमिया की प्रॉब्लम है उससे सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहे हैं, बच्चे और महिलाएं। एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप अपने डिस्ट्रिक्ट से इस प्रॉब्लम को कैसे निकालेंगे, कैसे खत्म करेंगे, इसके बारे में 250 वर्ड्स के अंदर आप आंसर करिएगा और आप जो मेंस का हमारा जो आंसर राइटिंग ग्रुप है वहां पर अपने आंसर को सबमिट करिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी मेंबर्स से वहां पर इंग्लिश और हिंदी स्टूडेंट्स प्लीज अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की कॉपी जरूर चेक करिएगा सो दैट बाकी लोगों को आपका जो एक वैल्यूएबल फीडबैक है वो मिल सके। नेटवर्क यूपीएससी जो दूसरा चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पे एनसीईआरटी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे एंड फ्रॉम टुडे इटसेल्फ और 1 जनवरी 2021 से इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर जो न्यूज एनालिसिस है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो सब्सक्राइब दिस, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और न्यूज एनालिसिस को जरूर देखिएगा एवरीडे बेसिस पे। जो वेरियस न्यूज़पेपर्स के अंदर अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं ताकि आपको 10 डिफरेंट न्यूज़पेपर ना पढ़ने पड़े। उन 10 न्यूज़पेपर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट न्यूज है एज अ सिविल सर्वेंट जो आपको काम आ सकती है, एज अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट जो आपके काम आ सकती है, वो इसके अंदर दी जाएगी। लास्ट टाइम के जो हमारे विनर है दीपा सिंह ने करेक्ट आंसर दिया। तो दीपा आप मुझे @prince_luthra पे बता दीजिएगा कि आपको जो पीडीएफ चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा और जो इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 10 बजे रात को मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको दूसरे चैनल पे मिलूंगा 1 PM पे जहां पे हम न्यूज एनालिसिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, गुड बाय।